NEP 2020 बुनियादी साक्षरता, ECC और समावेश। मंजिल में आपका स्वागत है अंसारी के साथ। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझेंगे और ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हम सिर्फ पॉइंट्स नहीं रटेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे के 3 साल की उम्र में स्कूल में पहला कदम रखने से लेकर 18 साल की उम्र में बाहर निकलने तक ये नीति उसके पूरे सफ़र को कैसे बदलना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय और संदर्भ से। 34 साल एक बहुत लंबा समय होता है। आखिर 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये सवाल ही सबसे जरूरी है। 1986 के बाद से आप सोचिए, दुनिया पूरी तरह बदल गई है। हाँ बिल्कुल। इंटरनेट आया, इकोनॉमी बदली, नौकरियों का तरीका बदल गया, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम वो काफी हद तक वहीं का वहीं था। इस बीच 2009 में RTE एक्ट मतलब शिक्षा का अधिकार कानून आया, जिसने बच्चों को स्कूल तक तो पहुंचाया, पर क्वालिटी पर सवाल बने रहे। सही है। फिर 2016 में दिव्यांगजन अधिकार कानून भी आया। तो NEP 2020 इन सभी बदलावों और कानूनों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक कह सकते हैं भविष्य की नीति है। मतलब ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक तरह का रीबूट है। बिल्कुल। तो इस रीबूट का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है SDG 4 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जिसका नारा है सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अच्छा। और इसे हासिल करने का तरीका है 21वीं सदी के स्किल्स देना। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है वो सिखाने के तरीके में है। अब रट्टा मारने वाली पढ़ाई की बात कर रही है? हाँ बिल्कुल। अब तक जोर रोट लर्निंग यानी रट्टा मारकर परीक्षा पास करने पर था। जी। ये नीति उसे बदलकर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी वैचारिक समझ पर जोर देती है। अच्छा। तो रोड लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में वैसा ही फर्क है जैसे किसी को रास्ता रटा देना कि 2 गली छोड़कर दाएं मुड़ना और उसे गूगल मैप्स इस्तेमाल करना सिखा देना। वाह, ये उदाहरण बहुत अच्छा था। एक में वो सिर्फ एक ही जगह पहुंच सकता है, दूसरे में कहीं भी। तो ये जो वैचारिक समझ वाली सोच है, ये नीति के सिद्धांतों में भी दिखती होगी। NEP 2020 के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? हाँ, ये सोच इसकी नींव है। ये पूरी नीति छात्र पर केंद्रित है, द स्टूडेंट। इसका पहला सिद्धांत है होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी बच्चे का समग्र विकास। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उसका शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी उतना ही जरूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है नो हार्ड सेपरेशन यानी विषयों में कोई सख्त विभाजन नहीं होगा। जी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्लासरूम में ये कैसा दिखेगा? सोचिए, कोई छात्र फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ रहा है। पहले ये लगभग नामुमकिन था। हाँ बिल्कुल। अब वो दोनों पढ़ सकता है और हो सकता है कि आगे चलकर साउंड इंजीनियरिंग में कुछ कमाल कर दे। या कोई बायोलॉजी का छात्र पोएट्री सीख रहा है ताकि वो इंसान की मांसपेशियों को 3D में बेहतर समझ सके। यही है फ्लेक्सिबिलिटी और नो हार्ड सेपरेशन का असली मतलब। समझ गया। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुभाषावाद और नैतिकता जैसे मूल्य तो हैं ही। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें असलियत में लागू करने के लिए तो पूरे स्कूल के ढांचे को ही बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं पर वो 5+3+3+4 वाला मशहूर बदलाव आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पुराने 10+2 सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो 6 साल की उम्र से शुरू होता था। हाँ। और पहले 10 साल तक सबके लिए एक जैसा था। नया 5+3+3+4 ढांचा बच्चे की उम्र और उसके विकास के चरणों के हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए इन 4 चरणों को एक एक करके समझते हैं। पहला 5 साल का जो फाउंडेशनल स्टेज है वो क्या है? फाउंडेशनल स्टेज यानी बुनियादी स्तर, ये 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। अच्छा। और ये पूरी तरह से प्ले बेस्ड यानी खेल आधारित होगा। यहाँ कोई परीक्षा नहीं, कोई सिलेबस का बोझ नहीं। बच्चे सिर्फ खेल, कहानियों, संगीत और गतिविधियों से सीखेंगे। मतलब फोकस बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है। बिल्कुल। और इसके बाद 8 से 11 साल की उम्र के लिए प्रिपरेटरी स्टेज। हाँ, प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का है। यहाँ खेल के साथ साथ थोड़ी औपचारिक पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन वो भी डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड होगी। जैसे गिनती सिखाने के लिए बच्चों को क्लासरूम की चीजें गिनने को कहना या अक्षरों को मिट्टी से बनवाना। यहाँ से भाषा और गणित की नींव रखी जाएगी। इसके बाद मिडिल स्टेज आता है 11 से 14 साल की उम्र के लिए। यहाँ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पर जोर है।
इसका क्या मतलब है? अनुभवात्मक का मतलब सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है गणित में अनुपात सीखते हुए रसोई की किसी रेसिपी का इस्तेमाल करना, या इतिहास पढ़ते हुए अपने इलाके के किसी पुराने किले पर जाकर प्रोजेक्ट बनाना। यानी किताबों से निकलकर असल दुनिया से सीखना? एकदम सही। यहाँ से छात्रों को सभी विषयों का अनुभव मिलेगा, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, सबका। और आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है, जो सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। एक 14-18 साल के बच्चे के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि छात्र सिर्फ जवाब जानना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना सीखेंगे। अच्छा। वे जानकारी को जस का तस स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्रोत, उसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे। वे किसी मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझेंगे। कोई उदाहरण? जैसे अगर वे कोई बांध बनने के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वे उसके फायदे भी पढ़ेंगे और उससे होने वाले विस्थापन के बारे में भी सोचेंगे। यहीं से वे अपनी पसंद के विषय भी चुन पाएंगे। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूँ, तो ये पूरा ढांचा असल में बच्चे की उम्र और उसके सीखने के प्राकृतिक तरीके के हिसाब से बनाया गया है। बिल्कुल। पहले खेल, फिर खोज, फिर अनुभव और आखिर में गहरी सोच। हाँ। ये सिस्टम को बच्चे के हिसाब से ढाल रहा है, न कि बच्चे को सिस्टम के हिसाब से। एकदम सही सारांश है। आपने बताया कि ये नया सिस्टम 3 साल की उम्र से शुरू होता है। नीति में इन शुरुआती सालों पर, यानी ECCE पर, इतना जोर क्यों है? इसका एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक और आर्थिक कारण है। अच्छा। विज्ञान कहता है कि इंसान के 85% मस्तिष्क का विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। 85%? जी। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इस उम्र में ब्रेन ग्रोथ की रेखा सबसे तेजी से ऊपर जाती है। हाँ, दिख रहा है। और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स हेकमैन ने भी साबित किया है कि शुरुआती बचपन में किया गया निवेश समाज को सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। क्योंकि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। तो ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किन क्षेत्रों पर ध्यान देता है? इसके 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास। ठीक है। दूसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सोचने समझने की क्षमता। तीसरा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों से घुलना मिलना। और चौथा, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास। एक अच्छा ECCE प्रोग्राम इन चारों पर बराबर ध्यान देता है। चलिए, पहले चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज को और गहराई से समझते हैं। इसमें बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट बहुत चर्चा में है। ये क्या है? बाल वाटिका एक बहुत ही जरूरी कदम है। यह कक्षा 1 से ठीक पहले 5-6 साल के बच्चों के लिए 1 साल की तैयारी कक्षा है। प्रेप क्लास। अच्छा, तो ये कौन सी समस्या को हल कर रहा है? अब तक होता ये था कि कई बच्चे सीधे आंगनवाड़ी से या घर से कक्षा 1 में आते थे और वो औपचारिक पढ़ाई के लिए तैयार नहीं होते थे। हाँ, ये तो होता है। बाल वाटिका इसी गैप को, इसी अंतर को भरने का काम करेगी। अच्छा, तो बाल वाटिका का मतलब ये हुआ कि अब आंगनवाड़ी और क्लास 1 के बीच जो एक बड़ी खाई थी, उसे पाटने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और ये भी तय किया गया है कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक ECCE में प्रशिक्षित होंगे। ये बहुत जरूरी है। हाँ, बच्चों को मध्याह्न भोजन, मतलब मिड डे मील, और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। और सबसे जरूरी, यहाँ सिखाने का तरीका पूरी तरह खेल और पूछताछ आधारित होगा, प्ले बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड। अब अगले महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब तो है सबके लिए शिक्षा, पर इस नीति में इसे कैसे सुनिश्चित किया गया है? इस नीति में दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग किया गया है और SEDGs यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर खास ध्यान दिया गया है। जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्ली इंटरवेंशन, मतलब जल्द से जल्द हस्तक्षेप पर जोर देना। अर्ली इंटरवेंशन इतना जरूरी क्यों है? सोचे, एक बच्चा है जिसे सुनने में थोड़ी दिक्कत है। अगर 0 से 3 साल की उम्र में ही यह पता चल जाए, तो सही मदद से उसका भाषा का विकास लगभग सामान्य तरीके से हो सकता है। अच्छा। अगर 8 साल की उम्र में पता चलेगा, तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप पर बहुत जोर है। और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए संसाधन केंद्र, मतलब रिसोर्स सेंटर्स, सहायक उपकरण यानी असिस्टिव डिवाइसेस, शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग
और भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज को मानकीकृत करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। नीति के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए कुछ खास योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इनमें से एक है विद्या प्रवेश। ये क्या है? विद्या प्रवेश उन बच्चों के लिए एक कह सकते हैं जीवन रक्षक कवच की तरह है जो बाल वाटिका या किसी प्री स्कूल में नहीं जा पाए हैं। ये कक्षा 1 की शुरुआत में 3 महीने का एक खास स्कूल तैयारी मॉड्यूल है। 3 महीने का? जी, इसका मकसद है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, कक्षा 1 के लिए मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार हो जाए। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या 3 महीने उन बच्चों के लिए काफी हैं जिन्हें 3 साल का प्री स्कूल अनुभव नहीं मिला? ये एक जायज चिंता है। ये एक तरह का क्रैश कोर्स नहीं बन जाएगा? देखिए, ये एक आदर्श समाधान नहीं है, लेकिन ये कुछ न होने से बहुत बेहतर है। इसका उद्देश्य बच्चों को बुनियादी अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान और स्कूल के माहौल में ढलना सिखाना है, ताकि वो शुरू में ही पिछड़ ना जाए। बिल्कुल, इसे एक इमरजेंसी उपाय की तरह समझिए। और दूसरी योजना है बाल भवन। ये क्या करेगी? बाल भवन का विचार बहुत दिलचस्प है। ये हर स्कूल या कुछ स्कूलों के समूह में एक ऐसा केंद्र होगा जो स्कूल के बाद कला, खेल, करियर और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए खुला रहेगा। एक तरह का डे टाइम बोर्डिंग स्कूल? हाँ, कह सकते हैं। इसका मकसद बच्चों को एक सुरक्षित और रचनात्मक माहौल देना है, खासकर उन बच्चों को जिनके माता-पिता काम पर जाते हैं और घर पर उन्हें वैसा माहौल नहीं मिलता। अब आते हैं इस नीति के सबसे जरूरी मिशन पर, FLN। ये क्या है और इसे तत्काल राष्ट्रीय मिशन क्यों कहा गया है? FLN का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। ठीक है। इसे एक तत्काल मिशन इसलिए कहा गया है क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि हमारे कई बच्चे कक्षा 5 में भी कक्षा 2 की किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। हाँ, ये रिपोर्ट्स मैंने भी देखी हैं। यह एक राष्ट्रीय संकट है। अगर बच्चे की नींव ही कमजोर होगी तो वो आगे विज्ञान, इतिहास या कुछ भी कैसे सीखेगा? उसकी सीखने की गाड़ी तो वहीं रुक जाएगी। और इसी को ठीक करने के लिए निपुण भारत मिशन शुरू हुआ है। जी हाँ, निपुण भारत मिशन का एक ही लक्ष्य है, 2026-27 तक ये सुनिश्चित करना कि कक्षा 3 पास करने वाला हर बच्चा पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित में निपुण हो जाए। इसी संदर्भ में मैथ्यू प्रभाव यानी द मैथ्यू इफेक्ट का जिक्र आता है। ये क्या है? मैथ्यू प्रभाव कहता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। अच्छा। शिक्षा में इसका मतलब है कि जो बच्चा शुरू में अच्छी तरह पढ़ना सीख लेता है, उसे पढ़ने में मजा आता है, वो और पढ़ता है और होशियार होता जाता है। और जो पिछड़ जाता है? जो बच्चा पिछड़ जाता है उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, वो पढ़ने से कतराता है और धीरे धीरे बहुत पीछे रह जाता है। तो ये तो असमानता को और बढ़ाता है। बिल्कुल, भारत जैसे देश में ये प्रभाव असमानता को और बढ़ा देता है। FLN का मकसद इसी गैप को बनने से पहले ही खत्म करना है। ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने की बात नहीं है, ये सामाजिक न्याय का भी सवाल है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो इस FLN मिशन में साक्षरता यानी लिटरेसी के लिए कौन-कौन से कौशल सिखाए जाएंगे? इसमें कई कौशल एक दूसरे से जुड़े हैं। शुरुआत होती है ओरल लैंग्वेज से, मतलब सुनना बोलना। ठीक है। फिर आती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी ध्वनियों को पहचानना। उसके बाद डिकोडिंग, अक्षरों को ध्वनि से जोड़ना। अच्छा। जब बच्चा ये सीख जाता है तब उसकी वोकैबुलरी यानी शब्दावली बढ़ाई जाती है ताकि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़कर समझ सके और फ्लुएंसी के साथ पढ़ सके। ये सब मिलकर साक्षरता की नींव बनाते हैं। जी। और संख्या ज्ञान न्यूमरेसी के लिए क्या सिखाया जाएगा? न्यूमरेसी की शुरुआत भी प्री मैथ कॉन्सेप्ट से होती है, जैसे बड़ा, छोटा, ऊपर नीचे। फिर नंबर्स एंड ऑपरेशंस यानी गिनती और जोड़ घटाव आते हैं। इसके बाद मेजरमेंट, ज्योमेट्री यानी आकृतियां और पैटर्न समझना सिखाया जाता है। और इसमें सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ एक बहुत ज़रूरी टीचिंग टिप है। इन कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के लिए कंकड़, मोती, ब्लॉक्स जैसी चीज़ों जिन्हें हम मैनिपुलेटिव्स कहते हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चे रटने की बजाय करके सीखें। तो इस इतने बड़े FLN मिशन की सफलता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? आगे की राह क्या है? इसकी सफलता 3 स्तंभों पर टिकी है। 3 स्तंभ? हाँ, इसे एक त्रिभुज मॉडल से समझ सकते हैं।
पहला स्तंभ है गोल अलाइनमेंट और रियलिस्टिक टारगेट्स, यानी केंद्र, राज्य, जिला और स्कूल सभी के लक्ष्य एक हों और हासिल करने योग्य हों। और दूसरा स्तंभ है मॉनिटरिंग, यानी लगातार प्रगति पर नजर रखना ताकि पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है एकेडमिक सपोर्ट, यानी शिक्षकों को एकेडमिक सहयोग देना। अच्छा। इसमें अच्छी ट्रेनिंग, बेहतरीन टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLMs, वर्कशीट्स और एक ऐसा माहौल देना शामिल है जहां शिक्षक मदद मांग सकें। अगर इन तीनों में से एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो ये मिशन सफल नहीं हो पाएगा। चलिए अंत में कुछ महत्वपूर्ण एब्रिविएशंस का रिवीजन कर लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। जरूर। पहला NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। SEDGs, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। और CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और आखिर में निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इस पूरी गहरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? अगर एक लाइन में कहना हो, अंतिम निष्कर्ष बहुत सीधा और स्पष्ट है। इन्वेस्ट इन द फर्स्ट 5 years, यानी बच्चे के जीवन के पहले 5 वर्षों में निवेश करें क्योंकि यही उसके पूरे भविष्य की नींव है। ये था NEP 2020 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अपना पूरा फोकस पढ़िए। मंजिल विद अंसारी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 100 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जी, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1, NEP 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में कितने वर्षों के अंतराल के बाद आया है? इसका उत्तर है 34 वर्ष। 34 वर्ष? हाँ, मतलब ये कि 1986 की नीति के लगभग 34 साल बाद इसे लाया गया है। ठीक है। प्रश्न 2, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। अच्छा। जी, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी को सीखने का मौका मिले। अगला प्रश्न 3, RT अधिनियम 2009 और RPWD अधिनियम 2016 किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते हैं? ये दोनों समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देते हैं। मतलब सभी को समान अवसर मिले और NEP 2020 भी इसी बात का समर्थन करता है। बिल्कुल। प्रश्न 4, बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास किस आयु से पहले हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जवाब है 6 वर्ष की आयु से पहले। 6 वर्ष से पहले? जी, और इसीलिए NEP 2020 शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देता है। समझ गए। प्रश्न 5, NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है? कक्षा 3 तक। क्लास 3 तक? हाँ, लक्ष्य ये है कि हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित सीख जाए। ठीक है। प्रश्न 6, NEP 2020 में दिव्यांगजन छात्रों के लिए किस तकनीकी हस्तक्षेप का सुझाव दिया गया है? इसमें शिक्षण और सीखने में तकनीक के व्यापक उपयोग का सुझाव है। तकनीक का उपयोग? जी, ताकि भाषा की रुकावटें दूर हों और दिव्यांग छात्रों के लिए पढ़ाई आसान हो। बहुत अच्छा। प्रश्न 7, NEP 2020 ने स्कूली शिक्षा की पुरानी 10+2 संरचना को किस नई संरचना से बदल दिया है? नई संरचना है 5+3+3+4। 5+3+3+4। जी, ये नई संरचना 3 से 18 साल की उम्र के सभी बच्चों को कवर करती है। अच्छा। प्रश्न 8, इस नई संरचना में फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्षों का है? ये 5 वर्षों का है। 5 साल? हाँ, इसमें 3 साल प्री स्कूल के और 2 साल मतलब कक्षा 1 और 2 शामिल है। ठीक है। अब प्रश्न 9, फाउंडेशनल स्टेज किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ये 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। 3 से 8 वर्ष? जी, और इस स्टेज में खेल और एक्टिविटी पर आधारित सीखने पर फोकस है। अच्छा। प्रश्न 10,
प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? इसमें कक्षा 3 से 5 तक शामिल हैं। 3 से 5? हाँ, ये 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है और इसमें भाषा और गिनती के कौशल पर जोर दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न 11। मिडिल स्टेज किस आयु वर्ग के लिए निर्धारित है? मिडिल स्टेज है 11 से 14 वर्ष के लिए। 11 से 14। जी, इसमें कक्षा 6 से 8 आती हैं और यहाँ अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब करके सीखना। बिल्कुल। प्रश्न 12। सेकेंडरी स्टेज की अवधि कितने वर्ष की है? इसकी अवधि 4 वर्ष की है। 4 साल। जी, कक्षा 9 से 12 तक, जिसमें विषय चुनने की आजादी होती है। प्रश्न 13। श्रवण बाधित बच्चों के लिए भाषा विकास के लिए कौन से वर्ष सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं? पहले 3 वर्ष? पहले 3 साल। हाँ, अगर इन सालों में ध्यान दिया जाए तो उनकी भाषा और दिमागी विकास की नींव मजबूत होती है। अच्छा। प्रश्न 14। एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जी, इसका मकसद बच्चों का समग्र विकास करना है। ठीक है। प्रश्न 15। कक्षा 1 से पहले 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस कक्षा का प्रावधान है? उनके लिए बाल वाटिका का प्रावधान है। बाल वाटिका। हाँ, इसे प्रिपरेटरी क्लास भी कहते हैं, जहाँ खेल खेल में पढ़ाई होती है। प्रश्न 16। तो फिर बाल वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को कक्षा 1 के लिए स्कूल के लिए तैयार करना। ये उन बच्चों की मदद करता है जिन्हें प्री स्कूल शिक्षा नहीं मिल पाती। सही है। प्रश्न 17। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों को किसके द्वारा विकसित फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा? उन्हें NCERT द्वारा विकसित फ्रेमवर्क के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। NCERT? जी, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले ECCE शिक्षकों का एक समूह तैयार हो सके। प्रश्न 18। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा किस बात का सबसे बड़ा साधन है? सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का। सामाजिक न्याय और समानता? हाँ, समावेशी और समान शिक्षा एक अच्छे समाज के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न 19। SEDGs का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह। बिल्कुल। इसमें दिव्यांग बच्चे, गरीब परिवार और दूसरे वंचित समुदाय आते हैं। ठीक है। प्रश्न 20। बाल भवन क्या है? ये एक तरह के दिन के समय के बोर्डिंग स्कूल हैं। डे टाइम बोर्डिंग स्कूल। जी, यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और कला जैसी गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। प्रश्न 21। कक्षा 1 के बच्चों के लिए विकसित 3 महीने के प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल का नाम क्या है? इसका नाम है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश। जी, ये मॉड्यूल बच्चों को कक्षा 1 के पाठ्यक्रम के लिए तैयार करता है। अच्छा। प्रश्न 22। विद्या प्रवेश मॉड्यूल की अवधि कितनी है? इसकी अवधि 3 महीने यानी 12 सप्ताह है। 12 हफ्ते? हाँ, इसमें अक्षर, ध्वनि, रंग, आकार और संख्याओं को सीखने पर फोकस होता है। प्रश्न 23। निपुण भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? यह 2021 में शुरू किया गया। 2021 में? जी, इसका लक्ष्य है 2026-27 तक कक्षा 3 के हर बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाना। समझ गई। प्रश्न 24। FLN का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित करने की क्षमता। ठीक है। प्रश्न 25। मैथ्यू प्रभाव साक्षरता में क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो बच्चे जल्दी पढ़ना सीखते हैं वो और बेहतर होते जाते हैं और जो पिछड़ जाते हैं वे और पिछड़ते जाते हैं। अच्छा। इसीलिए शुरुआती सालों में साक्षरता पर जोर देना बहुत जरूरी है। प्रश्न 26। ध्वन्यात्मक जागरूकता या फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है? ये बोले जाने वाली ध्वनियों, शब्दांशों और तुकों को पहचानने की क्षमता है। ये एक सुनने का कौशल है, पढ़ने का नहीं। प्रश्न 27। डिकोडिंग या फोनिक्स किसे कहते हैं? ये लिखित अक्षर को उसकी ध्वनि के साथ जोड़ने की क्षमता है। अक्षर को ध्वनि से जोड़ना? जी, इसी से बच्चा लिखे हुए शब्दों को सही सही पढ़ पाता है। प्रश्न 28। प्रिंट के बारे में अवधारणा का क्या अर्थ है? इसका मतलब है ये समझना कि लिखी हुई सामग्री का कोई अर्थ होता है। अच्छा। मतलब ये जानना कि किताब कैसे पढ़ी जाती है, जैसे बाईं से दाएं। प्रश्न 29। पढ़ने का प्रवाह यानी रीडिंग फ्लुएंसी कक्षा 2 तक कम से कम कितने शब्द प्रति मिनट होना चाहिए? ये 30 से 45 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए।
30 से 45 शब्द। जी, मतलब समझ के साथ एक सही गति और टोन में पढ़ना। प्रश्न 30, शब्दावली यानी वोकैबुलरी में क्या शामिल है? इसमें शब्दों को जानना और उन्हें बोलने या लिखने में इस्तेमाल करना शामिल है। शब्दकोश और शब्द खेल बच्चों की शब्दावली बढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 31, पढ़ने की समझ यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है लिखी हुई सामग्री को समझकर पढ़ना और उसका मुख्य विचार जानना। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना भी। बिल्कुल। सिर्फ लाइन बाय लाइन मतलब नहीं, बल्कि उसका पूरा संदर्भ समझना। प्रश्न 32, प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स के कुछ उदाहरण क्या हैं? जैसे बड़ा छोटा, भारी हल्का, आगे पीछे। अच्छा। ये सब संख्या सीखने से पहले की समझ को विकसित करते हैं। प्रश्न 33, मापन यानी मेजरमेंट का कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? इसे व्यावहारिक अनुभव और रोल प्ले जैसे दुकानदार का खेल के जरिए विकसित किया जा सकता है। इसमें लंबाई, वजन का अंदाजा लगाना और तुलना करना शामिल है। प्रश्न 34, NEP 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार के रवैये की आवश्यकता है? संवेदनशीलता और हर छात्र की क्षमताओं को पहचानने वाले रवैये की। बहुत जरूरी है ये। जी, शिक्षकों को माता-पिता के साथ मिलकर बच्चे के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न 35, NEP 2020 में मूल्यांकन यानी असेसमेंट में किस प्रकार के बदलाव का सुझाव दिया गया है? इसमें योगात्मक की जगह रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर है। समेटिव की जगह फॉर्मेटिव। जी, मतलब मूल्यांकन सीखने के लिए हो, न कि सिर्फ रटने की क्षमता को जांचने के लिए। प्रश्न 36, प्रेपरेटरी क्लास यानी बाल वाटिका में मध्याह्न भोजन के बारे में क्या प्रावधान है? इसे प्रेपरेटरी क्लास के बच्चों तक भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, मिड डे मील उनको भी मिलेगा? जी, और साथ ही स्वास्थ्य जांच और विकास की निगरानी भी की जाएगी। प्रश्न 37, श्रवण बाधित बच्चों के लिए NEP 2020 किस भाषा को बढ़ावा देने की बात करता है? सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज। ये FLN कौशल विकसित करने और बातचीत को आसान बनाने में मदद करती है। प्रश्न 38, NEP 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में तालमेल कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ECCE से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम को जोड़कर। मतलब एक कॉन्टिन्यूटी होगी। जी, ताकि ज्ञान की एकता और अखंडता बनी रहे। प्रश्न 39, समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र यानी रिसोर्स सेंटर्स क्या कार्य करेंगे? ये दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी सहायता और उपकरण प्रदान करेंगे। हाँ। और ये केंद्र ट्रेनिंग और पुनर्वास में भी मदद करेंगे। प्रश्न 40, नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स जे हेकमैन के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये वंचित परिवारों के बच्चों के लिए सबसे अधिक रिटर्न देता है। अच्छा। उनका कहना है कि जन्म से 5 वर्ष तक का निवेश सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है। प्रश्न 41, NEP 2020 के अनुसार स्कूल के पाठ्यक्रम में रटने की बजाय किस पर जोर दिया जाना चाहिए? वैचारिक समझ पर, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। रटना मना है। बिल्कुल। ताकि बच्चों में तर्क करने और कुछ नया करने की क्षमता बढ़े। प्रश्न 42, NEP 2020 में बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को क्यों बढ़ावा दिया गया है? शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति का उपयोग करने के लिए। क्योंकि मातृभाषा या स्थानीय भाषा में सीखना बच्चों की समझ को गहरा और तेज बनाता है। बिल्कुल सही। प्रश्न 43, 5+3+3+4 संरचना में दूसरा 3 किस कक्षा को दर्शाता है? दूसरा 3 कक्षा 6 से 8 यानी मिडिल स्टेज को दर्शाता है। अच्छा, पहला 3 प्रिपरेटरी स्टेज है। जी, और दूसरा 3 मिडिल स्टेज है। प्रश्न 44, NEP 2020 के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए कौन सी बाधाओं को हटाने पर जोर दिया गया है? भाषा और पहुंच की बाधाएं, एक्सेस की बाधाएं। लैंग्वेज एंड एक्सेस। जी। तकनीक और सहायक उपकरणों से सभी छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाया जाएगा। प्रश्न 45, विद्या प्रवेश कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है कक्षा 1 के छात्रों के लिए एक सहज संक्रमण, एक स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करना, ताकि बच्चे खेल-खेल में शुरुआती साक्षरता और सामाजिक कौशल सीखें। प्रश्न 46, NEP 2020 के अनुसार गणित और कंप्यूटेशनल सोच को कब से शुरू किया जाना चाहिए? फाउंडेशनल स्टेज से ही। इतनी जल्दी? जी। कोडिंग और तार्किक सोच को स्कूली पाठ्यक्रम के शुरुआती चरणों में ही शामिल किया जाएगा। प्रश्न 47, NEP 2020 में शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास यानी CPD के लिए प्रति वर्ष कितने घंटे का सुझाव दिया गया है?
50 घंटे। हर साल। 50 घंटे? जी, ये अनिवार्य है ताकि शिक्षक नई शिक्षण विधियों से अपडेट रहें। प्रश्न 48। निपुण भारत का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय। जी, यह समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया है। प्रश्न 49। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। और उसके बाद? सुझाव है कि जहां तक संभव हो इसे कक्षा 8 और उससे आगे तक भी जारी रखा जाए। प्रश्न 50। प्रिपैरेटरी स्टेज का मुख्य फोकस क्या है? खेल आधारित शिक्षा के साथ साथ औपचारिक कक्षा शिक्षण की शुरुआत। मतलब दोनों का मिश्रण। जी, इसमें हल्की पाठ्यपुस्तकें और इंटरैक्टिव शिक्षण शामिल है। प्रश्न 51। एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अनुपालन क्या सुनिश्चित करता है? पूर्ण इक्विटी और समावेशन। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। यह सुनिश्चित करता है कि सभी शैक्षिक निर्णयों में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी हो। प्रश्न 52। यूनेस्को के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दौरान समाज और दूसरों के प्रति बुनियादी मूल्य और दृष्टिकोण बनते हैं। मतलब नींव इसी उम्र में पड़ती है। बिल्कुल, और ईसीसी इन मूल्यों को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 53। समावेशी शिक्षा के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग सेंटर्स का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शिक्षकों और संसाधनों को विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को संभालने के लिए तैयार करना। अच्छा, ताकि वो हर तरह के बच्चे को पढ़ा सकें। जी, इससे विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम बनता है। प्रश्न 54। एनईपी 2020 में विषय और क्षेत्रों के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कला, विज्ञान और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच के भेद को कम करना। मतलब कोई स्ट्रीम नहीं होगी। हाँ, एक तरह से ये छात्रों को एक समग्र शिक्षा देने के लिए विषयों के बीच की सीमाओं को धुंधला करता है। प्रश्न 55। एफएलएन मिशन किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, द्वारा स्थापित किया गया। शिक्षा मंत्रालय। जी, एनईपी 2020 की सिफारिश पर इसे प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया गया। प्रश्न 56। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किस चरण की मुख्य विशेषता है? फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज की। शुरुआती चरणों की। जी, बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करके सिखाना पारंपरिक तरीकों से बेहतर परिणाम देता है। प्रश्न 57। आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा, खेल उपकरण और प्रशिक्षित कार्यकर्ता। ये सुनिश्चित करता है कि आंगनवाड़ी भी प्री स्कूल शिक्षा का एक प्रभावी केंद्र बने। प्रश्न 58। एनईपी 2020 के अनुसार जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स में क्या शामिल है? इसमें संचार, सहयोग, टीम वर्क और लचीलापन यानी रेजिलियंस शामिल है। अकादमिक्स के अलावा ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये कौशल छात्रों को असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। प्रश्न 59। समावेशी कक्षाओं में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग या यूडीएल का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि सभी प्रकार के शिक्षार्थी दिव्यांगों सहित प्रभावी ढंग से सीख सकें। अच्छा। यह शिक्षण सामग्री और तरीकों को लचीला बनाने की एक रणनीति है। प्रश्न 60। एनपी 2020 के तहत बाल वाटिका में किस आयु वर्ग के बच्चे होंगे? 5 से 6 वर्ष के। 5 से 6 साल। जी, हाँ। ये कक्षा 1 से ठीक पहले का साल है। प्रश्न 61। एनईपी 2020 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को किस चरण में अपनाया गया है? मिडिल स्टेज में, और वैसे तो इसे सभी चरणों में एकीकृत किया गया है। मिडिल स्टेज में खास तौर पर। जी, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में अवधारणाओं को प्रयोग और अनुभव के माध्यम से सिखाया जाएगा। प्रश्न 62। एफएलएन लक्ष्यों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए राज्यों को क्या करना चाहिए? उन्हें कार्यान्वयन योजना तैयार करनी चाहिए और चरणवार लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2025 तक के लक्ष्यों को ट्रैक करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न 63। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सीखने की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रारंभिक हस्तक्षेप और भाषा विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अच्छा। मौखिक या सांकेतिक भाषा का विकास ही उनके संज्ञानात्मक कौशल का आधार है। प्रश्न 64।
NEP 20 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड का स्वरूप कैसा होगा? यह 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड होगा। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। जी, इसमें सिर्फ अंक नहीं बल्कि छात्र के हर तरह के विकास की प्रगति शामिल होगी। प्रश्न 65। स्थानीय संदर्भ का सम्मान करना NEP का एक सिद्धांत क्यों है? क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट सब्जेक्ट का विषय है। इसलिए पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीकों में विविधता और स्थानीय संस्कृति का सम्मान जरूरी है। प्रश्न 66। कक्षा 9 से 12 में छात्रों को क्या विशेष सुविधा दी गई है? विषयों को चुनने की आजादी। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। जी, छात्र अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान, कला या कॉमर्स के विषयों को मिला सकते हैं। प्रश्न 67। FLN कौशल के तहत लेखन के 2 आयाम कौन से हैं? पहला है आत्माभिव्यक्ति और दूसरा है लिपि के प्रतीकों को सही ढंग से लिखना। सेल्फ एक्सप्रेशन। बिल्कुल, लेखन केवल नकल करना नहीं है बल्कि अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। प्रश्न 68। NEP 2020 के अनुसार वंचित बच्चों के लिए सबसे अच्छा निवेश क्या है? जन्म से 5 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। यह बाद के जीवन में उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत और लागत को कम करता है। प्रश्न 69। दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाएगा? शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों और प्रशिक्षण सामग्री के लिए। मतलब ये टीचर्स के लिए है? जी, ये FLN और समावेशी शिक्षा के लिए सामग्री प्रदान करने में मदद करता है। प्रश्न 70। जी, NEP 2020 में फाउंडेशनल स्टेज में पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है? बहुत कम या नहीं के बराबर। अच्छा, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मुख्य फोकस खेल और गतिविधियों पर है। औपचारिक पाठ्यपुस्तकें प्रिपरेटरी स्टेज से धीरे धीरे शुरू होती हैं। प्रश्न 71। स्कूल तैयारी मॉड्यूल में किन गतिविधियों पर जोर दिया गया है? अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्याएं। ये तो विद्या प्रवेश की बात हो रही है। जी, यह कक्षा 1 के पाठ्यक्रम को संभालने के लिए बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है। प्रश्न 72। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में RPWD का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। 2016 का ये कानून सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगों को शिक्षा का समान अधिकार मिले। प्रश्न 73। NEP 2020 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात यानी PTR सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? 25.1 से कम। और सामान्य स्कूलों के लिए? सामान्य स्कूलों के लिए ये 30.1 है, लेकिन वंचित क्षेत्रों में व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए इसे कम रखा गया है। प्रश्न 74। बाल वाटिका में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता क्या होनी चाहिए? ECCE में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक, क्वालिफाइड टीचर्स। जी, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्त करने का प्रावधान है। प्रश्न 75। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की शुरुआत प्रारंभिक वर्षों में कैसे की जानी चाहिए? आकृतियों, पैटर्न और स्थानिक समझ के माध्यम से। मतलब प्रैक्टिकल तरीके से? जी, ये औपचारिक प्रमेयों के बजाय दृश्य और व्यवहारिक समझ पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न 76। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शब्दावली विकास में क्या सहायक हो सकता है? चित्र, शब्दकोश और दृश्य संकेत यानी विजुअल क्यूज। समावेशी कक्षा में दृश्य सामग्री का उपयोग सभी बच्चों, विशेषकर श्रवण बाधित बच्चों की मदद करता है। प्रश्न 77। NEP 2020 के अनुसार महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? रटने की पद्धति को हटाना और पूछताछ आधारित शिक्षा यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अपनाना। अच्छा। छात्रों को सवाल पूछने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न 78। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की क्या भूमिका है? स्वयंसेवक के रूप में और पीयर ट्यूटरिंग के माध्यम से सहयोग करना। मतलब कम्युनिटी भी मदद कर सकती है? जी, समुदाय की भागीदारी बच्चों को पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 79। NEP 2020 में कल्चर ऑफ रीडिंग कैसे विकसित करने का सुझाव है? स्कूल और सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपलब्धता और उपयोग बढ़ाकर बच्चों के लिए रोचक और प्रेरणादायक किताबें स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। प्रश्न 80। पैटर्न को समझना गणित के किस हिस्से में आता है? यह प्री मैथ या प्रारंभिक गणित का हिस्सा है। प्री मैथ। जी, अपने दैनिक जीवन में पैटर्न को पहचानना ही गणितीय सोच की शुरुआत है।
प्रश्न 81 NEP 2020 के अनुसार कौन सी उम्र सीखने की नींव रखती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 3 से 8 वर्ष की आयु। इस उम्र में सहानुभूति, सम्मान और सहयोग जैसे मूल्य सिखाना सबसे प्रभावी होता है। प्रश्न 82 FLN के लिए शैक्षणिक सहायता में क्या शामिल है? संरचित शिक्षा शास्त्र मतलब स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी और शिक्षक गाइड। टीचर्स के लिए गाइड। जी, शिक्षकों को स्पष्ट पाठ योजनाएं और सामग्री देना ताकि वे लक्ष्यों को पूरा कर सकें। प्रश्न 83 NEP 2020 के तहत जेंडर इंक्लूजन फंड का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बालिकाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना है। अच्छा। यह फंड इन समूहों के लिए विशेष प्रावधान और सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रश्न 84 कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौन सी नई स्किल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी? व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप। वोकेशनल एजुकेशन। जी, इसमें बढ़ईगिरी, बिजली का काम, बागवानी जैसे कौशल शामिल होंगे, जैसे बैगलेस डेज के दौरान। प्रश्न 85 निपुण भारत की लक्ष्य सूची में बाल वाटिका के लिए क्या लक्ष्य है? अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना और कम से कम 10 तक के अंक पढ़ना। ये सुनिश्चित करता है कि कक्षा 1 में प्रवेश करते समय बच्चे पूरी तरह से अनभिज्ञ न हों। प्रश्न 86 समावेशी शिक्षा में अनुकूलन यानी अकोमोडेशन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है पाठ्यक्रम या पर्यावरण में लचीलापन और बदलाव करना ताकि दिव्यांग बच्चे सीख सकें। जैसे परीक्षा में अतिरिक्त समय देना या सहायक उपकरणों का उपयोग करने देना। प्रश्न 87 NEP 2020 के अनुसार प्री स्कूल शिक्षा का विनियमन कौन करेगा? मंत्रालय। ये सब संयुक्त रूप से करेंगे, 4 मंत्रालय मिलके। जी, ECC के लिए एक साझा पाठ्यक्रम और नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा। प्रश्न 81 कहानी सुनाना किस विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है? भाषा विकास और सुनने के कौशल के लिए। स्टोरी टेलिंग। जी, यह बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ता है। प्रश्न 89 NEP 2020 किस आयु तक की शिक्षा को अनिवार्य स्कूली शिक्षा के दायरे में लाता है? 3 से 18 वर्ष। पहले ये 6 से 14 था। जी, RTE में 6 से 14 था, अब इसमें प्री स्कूल और सेकेंडरी स्तर भी शामिल है। प्रश्न 90 फाउंडेशनल न्यूमरेसी में संख्याओं के अलावा और क्या शामिल हैं? आकृतियां, मापन और डेटा संधारण यानी डेटा हैंडलिंग। मतलब सिर्फ गिनती नहीं? जी नहीं, यह गणितीय सोच और तर्क का विकास है। प्रश्न 91 होलिस्टिक डेवलपमेंट में किन डोमेन को शामिल किया गया है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक। 4 डोमेन। जी, शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि एक पूर्ण इंसान बनाना है। प्रश्न 92 NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या अनिवार्य होगा? TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा और साक्षात्कार या डेमो क्लास। TET और इंटरव्यू डेमो। जी, ताकि ये सुनिश्चित हो कि शिक्षकों में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि पढ़ाने का जुनून भी हो। प्रश्न 93 श्रवण बाधित बच्चों के लिए कक्षा में प्रकाश व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वो होंठ पढ़ने यानी लिप रीडिंग और चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकें। अच्छा, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। जी, यह एक विजुअल अकोमोडेशन है जो समावेशी कक्षा में मदद करता है। प्रश्न 94 FLN के लिए मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में अंतराल यानी गैप्स की पहचान करना और उसे सुधारना। सजा देना नहीं, सुधारना। बिल्कुल, मूल्यांकन सुधारात्मक और सहायक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं। प्रश्न 95 NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER को 2035 तक कितना करने का लक्ष्य है? 50%। 50%। जी, और स्कूली शिक्षा की मजबूत नींव ही उच्च शिक्षा में उच्च नामांकन की ओर ले जाएगी। प्रश्न 96 प्रारंभिक साक्षरता में घर की क्या भूमिका है? एक साक्षरता समृद्ध वातावरण प्रदान करना, जैसे घर में किताबें होना। जी, किताबें होना, बातचीत करना, माता पिता की भागीदारी बच्चों के भाषा कौशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 97 NEP 2020 में परख क्या है? यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। जी, यह सभी स्कूल बोर्डों के लिए मानक, मानदंड और दिशा निर्देश निर्धारित करेगा। प्रश्न 98 दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक तकनीक का एक उदाहरण क्या है? श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड्स या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। ये उपकरण बच्चों को सामान्य कक्षा में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाते हैं। प्रश्न 99 NEP 2020 के तहत पाठ्यचर्या की सामग्री को
कम क्यों किया गया है? ताकि आलोचनात्मक सोच और खोज आधारित शिक्षा के लिए जगह बन सकें। मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस। जी, केवल मुख्य अवधारणाओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न 100। NEP 2020 का अंतिम विजन क्या है? इसका अंतिम विजन है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाए। ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। जी, जो भारतीय मूल्यों में निहित रहते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नागरिकों का निर्माण करना चाहती है। बहुत खूब। तो ये थे हमारे 100 प्रश्न। उम्मीद है ये सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। इस सत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।